आवाज आ रही है? यस सर। ओके, थैंक यू। तो आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन का जो टॉपिक है वो है पल्लवन। कल हमने संक्षेपण डिस्कस किया था। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। उसमें संक्षेपण को किस तरीके से उसको शीर्षक देना है, किस तरीके से उसका प्रेजेंटेशन रखना है, प्रयुक्त शब्द लिखने हैं, शीर्षक को अंडरलाइन करना है, उसके बाद एक पंक्ति का स्पेस रखना है। वो सारी चीजें डिस्कस की हमने। इसके अलावा संक्षेपण और सारांश में अंतर भी देखा था। संक्षेपण में सारे आयाम क्रमबद्ध रूप से जिस तरीके से मूल परिच्छेद में दिए हुए हैं उसी तरीके से आते हैं। उसमें कोई हेरफेर नहीं होता। और सारांश में केवल सार लिखना होता है। जो भी परिच्छेद है, जो भी बात कही गई है आपसे, उसका 2-3 पंक्तियों में केवल सार बताना होता है। दोनों चीजें अलग अलग हैं। ये चीज कल हमने अच्छे से देखी थी। उदाहरणों के माध्यम से हमने आपको समझाया भी था कि किस तरीके से हम संक्षेपण कर सकते हैं। इसके बाद आज का जो टॉपिक है वो है भाव विस्तार, या पल्लवन भी कहते हैं इस टॉपिक को। इसमें सबसे पहले हम वही पैटर्न हमारा वही रहेगा। सबसे पहले हम इसकी जो बेसिक थ्योरी है, या जो कहें कि पल्लवन या भाव विस्तार की जो फिलोसफी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद कुछ एक उदाहरणों से, कुछ एक उद्धरणों का भाव विस्तार करके भी हम समझेंगे। तो इसमें एक चीज आपको जो समझने की आवश्यकता है वो यह है कि पल्लवन या भाव विस्तार, इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, क्यों आवश्यकता पड़ी, ये आपके सिलेबस में ये टॉपिक शामिल क्यों किया गया, और सिलेबस के अदर दिन भी हिंदी साहित्य में एक विधा के रूप में पल्लवन या भाव विस्तार के टॉपिक का समावेश कैसे हुआ। ठीक है। तो इसमें जब किसी बात को कम शब्दों में सारगर्भित रूप से या कहें गूढ़ रूप से कहा जाता है, तब उस विषय को अच्छे से विस्तार से समझाने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गूढ़ पंक्तियां जो होती हैं उनका भाव आसानी से समझ में नहीं आता। शब्दार्थ तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन वो कहना क्या चाहती है, भावार्थ क्या है, वो समझ में नहीं आ पाता है। तो उस चीज को समझाने के लिए भाव विस्तार की आवश्यकता पड़ती है। दैनिक जीवन में भी आप देखेंगे कि कई बार सिद्ध और नाथ, अगर किसी ने साहित्य के बारे में सुना हो, सिद्धनाथ संप्रदाय है, तो उनका साहित्य जो होता है गूढ़ भाषा में होता है, जिसे संधा भाषा कहते हैं। तो उसमें ऐसे ही एक या दो वाक्यों की सूक्ति कही जाती है, और उसके माध्यम से ही आपको समझना होता है कि उसके पीछे बेसिक फिलोसफी क्या है, या फिर बेसिक जो ज्ञान है उसके पीछे, या अनुभव है उसके पीछे, वो क्या है। ठीक है। इसी प्रकार भाव विस्तार या पल्लवन में भी आपको एक सूक्ति या एक उद्धरण मिलेगा। उसका आपको भाव विस्तार करके समझाना है परीक्षक को कि ये बात कही गई है और ये बात किस तरीके से सही है, जीवन पे किस तरीके से लागू होती है। ठीक है। टॉपिक की बेसिक फिलोसफी यही है कि कोई छोटी सी बात होती है, छोटा सा कोई गूढ़ अर्थ वाला कोई वाक्य या उद्धरण सूक्ति होती है, जिसको आपको विस्तार से खोल के एक एक उसके आयाम को उदाहरणों के माध्यम से, वास्तविक जीवन की घटनाओं के माध्यम से उसको आपको समझाना होता है कि इसका अर्थ ये है, इस संदर्भ में यह कही गई है, और यह उक्ति या उद्धरण एकदम सटीक है, क्योंकि उसके पक्ष में आपको उदाहरण देने हैं। उसके पक्ष में आपको कुछ विषय वस्तु ऐसी लिखनी है जिससे कि ये साबित हो कि जो उद्धरण है या सूक्ति है वो एकदम सही संदर्भों में कही गई है। अब इसमें हमें क्या क्या चीजें देखनी है, एक बार मैं आपको लिख के बता देता हूँ। इसमें बेसिक इस पीडीएफ में जिसको हम शेयर कर रहे हैं, इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। ये सारी चीजें एक एक करके देख लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार लिख करके बता देता हूँ सारी चीजें, कि कैसे कैसे आपको ये चीजें अप्रोच करनी है। पल्लवन लिखते समय आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले दो चीजों का मोटे तौर पे ध्यान रखें, जिनका आप आसानी से रख सकते हैं, जिसके लिए किसी विद्वता की आवश्यकता नहीं है। बस साधारण सी आवश्यकता है कि आपको वो चीज समझ में आ जानी चाहिए ठीक से कि उसका महत्व क्या है। वो दो चीजें हैं, एक है संरचना, जिसे स्ट्रक्चर बोलते हैं अंग्रेजी में। दूसरा है प्रस्तुतिकरण। ये दोनों चीजें हैं जो एकदम साधारण स्तर पे आपको पता होनी चाहिए। संरचना में जैसे जनरल स्टडीज का आप आंसर लिखते हैं या फिर निबंध लिखते हैं, उसके तीन चीजों को हम उसमें देखते हैं। सबसे पहले उसका परिचय,
निबंध में से प्रस्तावना बोल देते हैं, उसके बाद उसकी मुख्य विषय वस्तु, और अंत में निष्कर्ष। ये 3 चीजें हमें देखनी होती हैं। अब इसके बाद मुख्य प्रश्न आता है कि परिचय में हमें क्या लिखना है, मुख्य विषय वस्तु में हमें क्या लिखना है और निष्कर्ष में हमें क्या लिखना है। परिचय में सबसे पहले हमें जो भी उद्धरण सूक्त दी गई है, 2, 3, 4 पंक्तियों में, जितनी पंक्तियों में आप कर सकें, 3 या 4 पंक्ति मतलब आइडियली ले सकते हैं यहाँ पे। 3-4 पंक्तियों में आइडियली आप यहाँ पे केवल उसका मूल भाव स्पष्ट कर दें। मूल भाव से मेरे कहने का मतलब ये है कि जो उद्धरण या सूक्ति बनी है, तो उसके पीछे का अनुभव क्या रहा है, ठीक है? किस अनुभव के आधार पे वो उद्धरण या सूक्ति विकसित हुई है, सृजित हुई है, ठीक है? तो वो मूल भाव आपको परिचय में लिखना है केवल। उसके बाद मुख्य विषय वस्तु में आएगा, जो मूल भाव आपने परिचय में लिख दिया है, उस मूल भाव को विस्तार करना है, उस मूल भाव का उदाहरणों के माध्यम से, रियल लाइफ इंसिडेंट्स जो आपकी वास्तविक जीवन की जो घटनाएं उनके आधार पे, या फिर कोई कल्पना काल्पनिक स्थिति भी हो सकती है जो कि वास्तविकता से थोड़ा संबंध रखती हो। वैसे सारे उदाहरणों से आपको, या फिर मान लीजिए उससे मिलता जुलता कोई दूसरा उद्धरण या सूक्ति पता हो आपको, उसके माध्यम से, और यहाँ तक कि अगर मान लीजिए आपको विपरीतार्थक कोई वो पता है, सूक्ति पता है, उद्धरण पता है जिसका एकदम विपरीत भाव है, ठीक है? तो उसके माध्यम से भी, जैसे मान लीजिए अभी एक रिसेंट में अ, एक जो अभी जो पेपर हुआ था लास्ट, हमने दिया था पल्लवन की, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो इसके विपरीत में भी कई सारी सूक्तियां आपको मिल सकती हैं, तो उनको भी आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान आपको इतना रखना है कि अंततः जब आप निष्कर्ष तक पहुंचे, तब तक आपको निष्कर्ष में जो उद्धरण कहा गया है, उस उद्धरण के संदर्भ में ही आपको निष्कर्ष लिखना है। वहां पे आप विरोधी विचारों को स्थान नहीं दें। निष्कर्ष में केवल जिस उद्धरण के बारे में आपसे भाव विस्तार करवाया गया है, उसी से संबंधित निष्कर्ष लिखें, ठीक है? विरोधी भावों को वहां पे स्थान नहीं देना है आपको अल्टीमेटली। उसके बाद यहाँ पे आप मान लीजिए मोटे तौर पे इसमें 3 या 4 पैराग्राफ आप लिख सकते हैं, 5-5, 6-6 पंक्तियों के। लास्ट में एक पैराग्राफ आपका निष्कर्ष का आएगा, जिसमें 3, 4 या 5 पंक्तियों तक का आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। इसमें मैंने जैसा बताया आपको भी कि जो उद्धरण है, उसी के संदर्भ में, उसी से सहमत होते हुए, सहमति रखते हुए आप यहाँ पे निष्कर्ष दे सकते हैं। और अगर आपको कोई समानार्थक सूक्ति या उद्धरण पता है, तो आप उसका भी संदर्भ ले सकते हैं यहाँ पे, उसके बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज है वो है प्रस्तुतिकरण। देखिए, संरचना में आपको किसी विद्वता की आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है कि आपको वो उद्धरण आता ही हो। हालांकि लिखेंगे, संरचना तभी बन पाएगी जब आपके पास विषय वस्तु होगी। बिना विषय वस्तु के तो संरचना भी नहीं बनेगी। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि आपके पास विषय वस्तु पर्याप्त है, लेकिन संरचना का पालन नहीं किया गया है, ठीक है? आप एक ही पैराग्राफ में या 2 पैराग्राफ में पूरा का पूरा पल्लवन पूरा कर दे रहे हैं, तो उससे ये चीज स्पष्ट ही नहीं हो पाती कि कहाँ आपने परिचय लिखा है, कहाँ आपने मुख्य विषय वस्तु को स्थान दिया है और कहाँ आपने निष्कर्ष को स्थान दिया है। तो इसलिए एक डिस्टिंक्ट वे में ये स्ट्रक्चर पूरा होना चाहिए। सबसे पहले 3, 4, 5 पंक्तियों में आपका परिचय होना चाहिए। उसके बाद के 2, 3 पैराग्राफ जितने भी आप लिखेंगे, वो मुख्य विषय वस्तु के माने जाएंगे, और अंतिम पैराग्राफ जो आपका होगा, वो निष्कर्ष माना जाएगा, ठीक है? अगली जो चीज है ध्यान देने वाली, वो है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब पैराग्राफ की आप शुरुआत कर रहे हैं, तो जैसे मैंने कल बताया, आपको मध्य पंक्ति से पैराग्राफ का आरंभ करना है। आपको यहाँ भी पहला पैराग्राफ भी इवन आपको यहीं से शुरू करना है, मध्य पंक्ति से, ठीक है? इसके बाद अगर आपकी राइटिंग जो लेखन है वो आपका डेंस है, सघन है, आपकी लेखन में सघनता है। सघनता का मतलब है कि आप बड़े बड़े फॉन्ट बना रहे हैं, जब आप पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं तो ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब दूर से देखने पे पेज को ये समझ में नहीं आता कि आपने पैराग्राफ बदला है, मतलब ये स्पष्ट दिखाई नहीं देता कि आपने पैराग्राफ चेंज किया है। तो उस स्थिति में 2 पैराग्राफ के बीच में आप एक पंक्ति का रिक्त स्थान रखें, ठीक है? उसके बाद फिर अगला पैराग्राफ सेम वहीं से, सेम स्थान से, एक ही जगह से शुरू करें, ठीक है? इसके अलावा जो भी आपको लग रहा है कि आपने कोई बहुत अच्छी बात लिख दी है, कोई बहुत अच्छा कीवर्ड यूज कर लिया है, उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। और लास्ट एंड फाइनल, आप जो पैराग्राफ का साइज है वो 6-7 पंक्ति मैक्सिमम रखें, 6-7 पंक्ति मैक्सिमम, इससे ज्यादा पैराग्राफ का साइज ना रखें। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो ऐसा कोई सा भी आयाम नहीं होता जो 6-7 पंक्तियों में डिस्कस ना हो सके, ठीक है? तो
आप जैसे और ये मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ, मिनिमम नहीं बता रहा, ठीक है? अगर कुछ स्टूडेंट किसी आयाम को 3-4 पंक्तियों में भी डिस्कस करके पैराग्राफ चेंज कर लेते हैं, तो वो भी सही है, उसमें भी कुछ गलत नहीं है, ठीक है? वो और भी अच्छा है। तो मेरे कहने का बस मतलब इतना ही है कि अलग-अलग आयामों को अलग-अलग छोटे-छोटे पैराग्राफ में आपको डिस्कस करना है और एक डिस्टिंक्ट मैनर में कि सारे आयाम आपके सारे पैराग्राफ आपके अलग-अलग स्पष्ट दिखने चाहिए। ठीक है? ये प्रेजेंटेशन का बस इतना सा ही और इसका ये बहुत छोटी-सी बात है। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे वैसे आपने कोशिश भी की होगी बहुत सारे स्टूडेंट ने जो हमारे टेस्ट लिख रहे हैं कंटिन्यू, उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिनको हम हर बार यही कमेंट दे रहे हैं और वो कोशिश भी करते हैं लेकिन फिर भी 2 पैराग्राफ में तो ये चीज़ मेंटेन करेंगे उसके बाद वो चीज़ भूल जाते हैं। तो इस चीज़ को अभ्यास में लाना बड़ा मुश्किल है। आसान है लेकिन अभ्यास में लाने की आवश्यकता है इस चीज़ को। ठीक है? इसके बाद जो थ्योरेटिकल पोर्शन है इसका, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। इसमें है कि पल्लवन लिखते समय 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिनका हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले दिए गए उद्धरण का मूल भाव आपको पता होना चाहिए, भाव विस्तार की संरचना का आपको ध्यान रखना है और प्रस्तुतिकरण। संरचना में मैंने आपको बताया परिचय, मुख्य विषय वस्तु, निष्कर्ष 3 भाग होंगे। परिचय 3 से 5 पंक्तियों में हो सकता है। इसमें आप उद्धरण के मूल भाव को स्पष्ट करने का प्रयास कीजिए। यदि आपको उद्धरण का संदर्भ ज्ञात है, तो वह भी लिख सकते हैं। संदर्भ से मेरा आशय है कि अगर आपको ये पता है कि ये उद्धरण किस कवि का है, किस रचना से लिया गया है, कबीरदास जी का है, रहीमदास जी का, किसी का भी है, तो आप वहाँ उनका संदर्भ भी लिख सकते हैं। इसके बाद मुख्य विषय वस्तु में उद्धरण के मूल भाव को विस्तार से उदाहरणों के साथ स्पष्ट कर सकते हैं। उदाहरण से मेरा मतलब है कि यहाँ पे कि जो भी मूल भाव है, उस मूल भाव को स्पष्ट करने वाले या फिर उस मूल भाव को स्थापित करने वाले उदाहरण ही इसमें शामिल किए जाने चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना आपको कि कोई गैर प्रासंगिक उदाहरण जो जुड़ता ही नहीं है उद्धरण से, ठीक है? वे शामिल नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज़ इससे और नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। तो केवल ऐसे उदाहरण जो मुख्य विषय वस्तु जो मूल भाव के साथ संबद्ध हो सकें, केवल उनका ही ध्यान रखना है आपको, ठीक है? इसके बाद महापुरुष दार्शनिक जीवन से जैसे कई बार ये होता है कि आप महात्मा गांधी के जीवन से, स्वामी विवेकानंद के जीवन से जोड़ करके भगत सिंह के जीवन जो है उनके उससे कोई ना कोई ऐसी घटना आपको मिल जाए जो उद्धरण से जुड़ती हुई दिखाई देती है, तो उसका आप उल्लेख कर सकते हैं। ठीक है? तो वो चीज़ भी आपके मुख्य विषय वस्तु में शामिल हो सकती है। यदि इनके द्वारा जो भी महानुभाव हैं, दार्शनिक हैं, महापुरुष हैं, इनके द्वारा कोई अगर समान भावार्थी उक्ति या घटना विशेष का उल्लेख किया गया तो आप उसका भी उसको भी मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर में। ठीक है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि विपरीतार्थी उद्धरण भी इसमें शामिल कर सकते हैं, किंतु अंततः मूल उद्धरण के सामंजस्य के साथ स्थापित कर देना चाहिए आपको और निष्कर्ष तो हमेशा आपका जो मूल उद्धरण है, उसी के संदर्भ में होना चाहिए। इसके बाद भाव विस्तार सदैव अन्य पुरुष में लिखा जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप, मैं, हम इस तरीके के शब्दों का उपयोग नहीं करें। ठीक है? अन्य पुरुष में ही लिखो इनको। इसके बाद निष्कर्ष लास्ट में मूल उद्धरण के भाव की ही पूर्ति की जानी चाहिए, ना कि किसी विपरीत भाव की और ये लगभग 3 से 5 पंक्तियों में हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप अगर ये स्ट्रक्चर का पालन करेंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपका अगर अब तक 5 मार्क्स आ रहे हैं तो आपके 7 आएँगे, 6.5 आएँगे। ठीक है? 1.5-2 मार्क्स आपके इसी तरीके से बढ़ जाएँगे केवल अगर आप अच्छा प्रेजेंटेशन और अच्छा स्ट्रक्चर रख लेते हैं तो। तो इन 2 चीज़ों पे सबसे पहले ध्यान दीजिए आप। प्रस्तुतिकरण का मैं आपको बता चुका हूँ, पैराग्राफ का साइजिंग आपको क्या रखनी है, ठीक है? इसके बाद जो स्पेसिंग का मैं आपको बता चुका हूँ, कहाँ से शुरू करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है? इसके बाद अब हम देखते हैं उदाहरणों के माध्यम से कि इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, हम अपनी कॉपी में इस चीज़ को कैसे मूर्त रूप दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, एक बार और पढ़ लेना अच्छे से कि यदि कोई शब्द गलत लिख गया है, तो उसे केवल सिंगल लाइन से काटते हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे कर देते हैं एकदम कि दिखे ही ना क्या लिखा है मैंने यहाँ पे। वैसा ना करें, बस एक सिंगल लाइन से काटें, उतना ही पर्याप्त है। ठीक है? कॉपी साफ-सुथरी दिखे, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है आपको। इसके बाद हम एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपके डाउट्स लेंगे। फिर इसमें शायद 3 या 4 वो हैं, संलग्न है इसमें पल्लवन, सभी पे डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद बावजूद भी अगर आपका कोई और भी आपको कोई डाउट है, तो उसको भी हम कंसीडर कर लेंगे। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये स्ट्रक्चर किस तरीके से रखना है आपको, ठीक है? उस स्ट्रक्चर को देखिए, हो सकता है आप जो यहाँ पे लिखा हुआ है उससे भी बेहतर आप पल्लवन या भाव विस्तार लिख सकते हैं। लेकिन मेरा जोर केवल इस चीज़ पे है कि आपको स्ट्रक्चरिंग प्रॉपर रखनी है, प्रेजेंटेशन प्रॉपर रखना है। इसी चीज़ का आपको 1.5 से 2 मार्क्स तक का अंतर मिल जाएगा, ठीक है? अब
सूक्ति उद्धरण है, पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। अब इसमें सबसे पहले हमने कहा था कि परिचय में हमें मूल बोध लिखना है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको ये चीज पता है हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता पद की पहचान से उद्धृत है, तो अच्छी बात है। नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है कि अगर आपको नहीं भी पता है तो, क्योंकि आपसे वो यह नहीं पूछ रहा कि आप इसका संदर्भ प्रसंग दीजिए, आपको बस वो बोल रहा है कि इसका हमें विस्तार से मतलब समझा दे भाई कि मतलब क्या है इसका, ठीक है, इसका अर्थ बता दे। तो वही आपसे उम्मीद है। इसके लिए आपको खुद को ये समझ में आना चाहिए अच्छे से कि ये कहना क्या चाहता है। आपको समझ में आ जाता है, लेकिन आप क्या करेंगे, सीधा लिखना शुरू कर देंगे यहाँ से। आपको ये इस वाले पार्ट को बहुत कम स्टूडेंट फॉलो करते हैं कि सबसे पहले आपको परिचय में उसका मूल भाव स्पष्ट करना है, उसके बाद उस मूल भाव की व्याख्या करनी है आपको। तो अब इसमें अगर मैं कहूँ आपसे कि उद्धरण अपने मूल में नियोजन के महत्व, या अगर दूसरे शब्दों में कहें रणनीति निर्माण के महत्व को समेटता है। देखिए, पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही, तो चलने से पूर्व, ठीक है, बाट की पहचान, ठीक है। तो जो मार्ग है उसका चलने से पूर्व ही उसकी पहचान कर ले। इसका मतलब क्या है, जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, किसी लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उस लक्ष्य की रणनीति बनानी चाहिए, उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाए उसके लिए योजना निर्माण करना चाहिए। इसका जो मूल भाव है, मूल अनुभव है इस चीज के पीछे, वो यही है कि नियोजन और रणनीति निर्माण का महत्व स्थापित करना। नियोजित पथ अनिश्चितताओं को कम करता है और आगे बढ़ने का आत्मविश्वास प्रदान करता है। तो केवल 2 या 3 पंक्तियों में, अब जैसे यहाँ पे टाइप किया हुआ है तो यहाँ पे 2-3 पंक्तियां लग गई, इसमें आप जब लिखेंगे 3-4 पंक्तियां लग सकती हैं इसमें। तो केवल इतना ही पर्याप्त है कि आप सबसे पहले ये मूल भाव स्पष्ट कर दो और उसके बाद फिर अगले पार्ट पे मूव करो। यहाँ ये करने के बाद फिर आपको पैराग्राफ चेंज करना ही है। अब इसके बाद ये चीज स्पष्ट हो जाएगी कि आपने पैराग्राफ यहाँ पे चेंज किया, इसका मतलब आप मुख्य विषय वस्तु में एंटर कर गए हैं। एक चीज और ध्यान रखनी है, बहुत से स्टूडेंट ये जो शीर्षक दिए हुए हैं, शीर्षक यहाँ पे इनको भी लिख रहे हैं आंसर में। ये केवल आपको समझाने के लिए लिखे हैं मैंने यहाँ पे, ये आपको नहीं लिखने एग्जाम में, ठीक है, आपको कॉपी में नहीं लिखने हैं, ये केवल आपको समझाने के लिए लिखे हैं मैंने, ठीक है। आपको यहाँ से शुरुआत करनी है सीधा। इसके बाद आएगी, तो आप एक एक आयाम को जो भी आप समझ रहे हैं, ठीक है, वो तो आपकी समझ के ऊपर निर्भर करता है कि आप भाव विस्तार किस तरीके से करें। लेकिन मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि आप स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन इन दोनों को सुधारें। इसके अलावा भाव विस्तार की जब बात आएगी तो इसमें हम लगभग 40 उद्धरण में दे चुका हूँ आपके लिए, 40 उद्धरण की एक पीडीएफ दे दी है, 60 उद्धरण और हैं, ठीक है, उनका भी मैं भाव लिख करके आपको दे दूंगा। तो उससे ये रहेगा कि आपको एटलीस्ट भाव पता रहेगा, तो आप भाव विस्तार करने में आपको आसानी रहेगी। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स जोड़ के देख सकते हैं, कुछ काल्पनिक घटनाओं का भी आप सहारा ले सकते हैं विस्तार करने के लिए। समानार्थक कोई चीजें मिल जाए, वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, उन सारी चीजों को सहारा ले सकते हैं। इसके बाद लास्ट में आप एग्जाम्पल देते हुए निष्कर्ष पे आ जाइए। निष्कर्ष में सार यह है कि यदि नियोजन उचित रणनीति के अनुसार किया जाए, यदि उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो, तो अवश्य ही अभिष्ट की प्राप्ति की जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपसे मिलता जुलता अगर कोई उद्धरण आपको मिल जाए, हिंदी में मिल जाए, संस्कृत में मिल जाए, अंग्रेजी में मिल जाए, किसी भी भाषा में मिल जाए, तो आप उसको लिख सकते हैं। तो ऐसा ही एक मिलता जुलता यहाँ पे है, वेल बिगन इज हाफ डन। वेल बिगन का मतलब ही यहाँ पे ये है कि वेल प्लान्ड, ठीक है, अच्छे तरीके से उसको स्ट्रेटजाइज किया गया है, अच्छे तरीके से उसको प्लान किया गया है। और उसके बाद इसका मतलब ये है कि अगर आपने अच्छे से प्लानिंग कर ली तो आपका आधा काम तो वही पे हो गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा एक अगर हम यहाँ देखें, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है। चलिए इसमें एक प्रैक्टिस करवाते हैं हम आपको कि एक आप पढ़ के देख लीजिए इसको और एक बार सोच के देखिए कि ये क्या कहना चाहता है, ठीक है। मूल भाव इसके बाद में देखेंगे हम। एक बार आपको थोड़ा समय दे रहा हूं मैं, 15 सेकंड का। आप एक बार सोच के देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं, क्या हो सकता है इसका मूल भाव।
चलिए ठीक है, अब बढ़ाते हैं चर्चा को आगे। देखो, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है। अब देखो, मोती और सीपी इन दोनों का संबंध आप आसानी से बिठा सकते हो। ठीक है, कि सीपी के अंदर मोती निकलता है। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, महत्वाकांक्षा की तुलना कर रहा है मोती से, और निष्ठुरता बोल रहा है सीपी को, सीपी और निष्ठुरता। ठीक है, अब देखिए, महत्वाकांक्षा जो है वो मोती है, चमकदार चीज है, बहुत अच्छी चीज है, वैल्यू मूल्यवान चीज है कोई, और वो एक निष्ठुर सीपी में जन्म लेता है या निष्ठुर सीपी में विकसित होता है। अब देखिए, यहाँ पे महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है, इसका मतलब क्या है कि जब आपकी कोई महत्वाकांक्षा है, ठीक है, उसका पलना, उसका पैदा होना या उसका फलीभूत होना किस चीज पे निर्भर करता है, निष्ठुरता की सीपी पे। अर्थात जब आपकी कोई महत्वाकांक्षा है, उसको आपको अगर पूरा करना है, तो स्वयं के प्रति निष्ठुर होना ही होगा। ठीक है, जिस तरीके से मोती सीपी के अंदर है, और सीपी क्या है, एकदम कठोर आवरण वाली कोई ऐसी चीज है जो उसको एकदम दृढ़ अनुशासन में, संयम में, उस तरीके से बंद करके रखी हुई है। बाहर की दुनिया उसने कुछ नहीं देखा है, बस वो एक अपनी चमक प्राप्त करने के लिए ना इतने कठोर आवरण में बंद है। इसी तरीके से जब आपकी कोई महत्वाकांक्षा है, तो उसकी पूर्ति के लिए आपको स्वयं के प्रति निष्ठुर होना पड़ेगा। स्वयं के प्रति निष्ठुर होंगे तभी आप आत्म संयमित रह पाएंगे, तभी आप दृढ़ अनुशासित रह पाएंगे। ठीक है, और तभी अंततः आपकी महत्वाकांक्षा पूरी होगी, आपका फल प्राप्ति होगी। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसी संदर्भ में ये है, ये इसका संदर्भ तो ये है कि जयशंकर, कवि जयशंकर प्रसाद हैं, उनके नाटक है चंद्ररूप, वहां से लिया गया है इसको। लेकिन इसमें जो मूल भाव है कि मोती कठोर शिल्पी के अंदर अपना सुडौल एवं चमत्कार स्वरूप प्राप्त करता है, उसी प्रकार महत्वाकांक्षा अर्थात अभीष्ट प्राप्ति की इच्छा दृढ़ अनुशासन, संयम और कठोर परिश्रम के द्वारा ही पूर्णता को प्राप्त हो सकती है। इसमें ये चीज निहित है कि आपको महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए स्वयं के प्रति निष्ठुर होना पड़ेगा, स्वयं की बहुत सारी भावनाओं को दबाना पड़ेगा। आपका मन करेगा कि आज घूम के आ जाता हूँ, आज मूवी देख के आ जाता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, लेकिन वो सारी चीजों को आपको दबाना पड़ेगा, अपने खुद के प्रति निष्ठुर होना पड़ेगा। आपका मन हो सकता है कि चलो ठीक है, आज तो ठीक, चल घूम के आते हैं, ठीक है, अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आपका टारगेट है कि आपको फिट होना है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको जो स्वादिष्ट व्यंजनों की आपकी जो भूख है, उसको उसके प्रति निष्ठुर होना पड़ेगा। ठीक है, आप एक विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत सारी चीजों से आप देखते होंगे, अपने जीवन में भी आप देखोगे कि आप बहुत सारी चीजें आती हैं बीच बीच में कि ये कर लेता हूँ, लेकिन आप क्योंकि अगर सफलता, अपनी महत्वाकांक्षा, अपने लक्ष्य के प्रति अगर दृढ़ संकल्पित हैं, तो आप उन सारी इच्छाओं को दबाते हो। तो ये उसी संदर्भ में है। ठीक है, और वही चीज आपको यहाँ पे एक एक करके एक्सप्लेन कर देनी है। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय आंदोलनकारियों का एग्जाम्पल ले लीजिए, खिलाड़ी का एग्जाम्पल ले लीजिए, अपने खुद के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर ले लीजिए, राजनीतिज्ञ किसी के भी ऊपर ले लीजिए, सबके सबकी यही कहानी है, सबके अपने लक्ष्य होते हैं, और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी को कठोर मेहनत करनी पड़ती है, दृढ़ अनुशासन रखना पड़ता है, संयमित रहना पड़ता है, स्वयं की भावनाओं के प्रति, स्वयं की मन जो इच्छाएं हैं उनके प्रति निष्ठुर होना ही पड़ता है, तभी जाके आपका लक्ष्य फलीभूत होता है। ठीक है, ऐसे ही अब इसमें अंततः जो सार निष्कर्ष है कि सारथ, देखो ये दो चार चीजें ऐसी हैं, इनको ऐसे वो कर लो, आप अपने ध्यान में रख लो कि जब निष्कर्ष लिखेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास मैसेज करते हैं कि सर मैं निष्कर्ष लिखने में समस्या आती है। तो ये एक तो देखो इसमें कहा गया सारथ्य कहा जा सकता है, इससे पहले वाले में था सार यह है कि, ठीक है, इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं, उसके बाद तो आप लिख लेंगे, लेकिन शुरुआत करने में समस्या होती है। सारथ्य कहा जा सकता है कि यदि दृढ़ निश्चय, अथक परिश्रम और अटल अनुशासन के बल पर यदि कोई लक्ष्य तय किया जाए, तो निश्चित रूप से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसी संदर्भ में कहा भी जाता है कि चमकना है तो तपना सीखो। ठीक है, अगला एक और उदाहरण ले लेते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब देखिए, इसमें केवल इतना सा मूल भाव है इसका कि दृष्टिकोण का महत्व जो है, हमारे नजरिए का महत्व जो है, वो बताया गया है कि किसी वस्तु या व्यक्ति के को जिस दृष्टिकोण के साथ देखा जाता है, उसका स्वरूप भी
वैसा ही होता है हमारे लिए। जैसे एक एग्ज़ाम्पल इसी एग्ज़ाम्पल से देख लीजिए, जाकी रही भावना जैसी। अब ये मूर्ति है, ये मैं कई बार स्टूडेंट को यही एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप किसी भी एग्ज़ाम्पल से दूसरा पुस्तक के एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं, कोई और एग्ज़ाम्पल भी ले सकते हैं कि मूर्ति है, एक भक्त के लिए क्या है? भक्त के लिए भगवान के समान है, ठीक है? इसी को अगर एक शिल्पकार देखता है, शिल्पी देखता है, तो इसके लिए एक आर्ट या फिर मूर्ति कह लें, मूर्ति की तरह तरह ही है। इसी को अगर एक कोई व्यापारी देखेगा, व्यापारी के लिए क्या होगा ये? क्रय विक्रय की कोई वस्तु होगी ये, ठीक है? इसी को अगर कोई नास्तिक देखता है, तो नास्तिक को ये पत्थर नज़र आएगा, ठीक है? तो इसी प्रकार अगर मान लीजिए पुस्तक की बात करें, तो पुस्तक एक विद्यार्थी के लिए क्या है? अध्ययन सामग्री है। शिक्षक के लिए क्या है? अध्यापन सामग्री है। व्यापारी के लिए क्या है? विक्रय की वस्तु है। लेखक के लिए क्या है? एक रचना है या कृति है, ठीक है? तो ये यही बात कह रहा है कि जो दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण ही स्वरूप निर्धारित करता है। किसी चीज़ को देखने का आपका जो दृष्टिकोण रहेगा, वही उस वस्तु का, उस व्यक्ति का स्वरूप निर्धारित करेगा। इसी में आप आगे चल के जैसे ये एग्जांपल एक, अगर गिलास आधा भरा हुआ है, सकारात्मक दृष्टि गिलास को आधा भरा हुआ देखेगी और नकारात्मक दृष्टि है तो उसको आधा खाली देखेगी, ठीक है? तो ये है। इसके बाद निष्कर्ष में अनुभव वस्तुतः आत्मगत है। वह व्यक्ति की अपनी चेतना की प्रतिक्रिया है, जिसको स्वयं की चेतना ही निर्धारित करती है। ऐसे ही मिलते-जुलते संदर्भ में पंचतंत्र में भी कहा गया है, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, अर्थात जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसी ही सिद्धि मिलती है। तो आपको समानार्थक कोई उद्धरण पता है तो आप उसका भी उल्लेख कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, कन्वे करना चाह रहा हूँ, वो समझ में आया होगा। मूल रूप से एक तो आपको संरचना और प्रस्तुतिकरण, इन दोनों चीज़ों पे तो विशेष ध्यान देना है। जिन लोगों ने, जिन स्टूडेंट्स ने पिछली बार अच्छे से, उनको लगा होगा कि मैंने बहुत अच्छा पल्लवन किया है, भाव विस्तार किया है, लेकिन उनको फिर भी अगर कम अंक मिले हैं, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये हो सकती है कि उन्होंने संरचना और प्रस्तुतिकरण को अच्छे से प्रॉपर मैनर में नहीं रखा हो। ठीक है, तो आप सभी के पास अभी भी कई टेस्ट बाकी हैं आपके, और इसके अलावा भी जब हम आपको एक वो लिस्ट दी है 40 पल्लवनों की, तो मैं दे चुका हूँ, उसमें आप देख सकते हैं। उसमें से आप कोशिश कीजिए लिखने की, और अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आपको दिखाने की ज़रूरत है, आपको सेल्फ सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, पर्सनली आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मैं आपको उसमें जो भी रिलेवेंट सजेशन होगा मैं आपको दे दूँगा। ठीक है? बाकी जो टेस्ट लिख रहे हैं आप, टेस्ट में तो सब में फुल टेस्ट में तो सभी में 1-1 पल्लवन तो होता ही है। वहाँ पे आप प्रैक्टिस ये कोशिश कीजिए कि सेम मिस्टेक दोबारा से रिपीट ना हो, और एट लीस्ट जितना भी आप जानते हैं पल्लवन के बारे में, जितना भी आप भाव विस्तार कर सकते हैं, उसमें एट लीस्ट स्ट्रक्चर तो प्रॉपर होना चाहिए। स्ट्रक्चर के लेवल पे आप परिचय, मुख्य विषय वस्तु और निष्कर्ष, तीनों चीज़ों को स्पष्टतः अलग-अलग लिखें। तो उस चीज़ का ही मैं बता रहा हूँ आपको, कम से कम 1 डेढ़ नंबर आपका बढ़ जाएगा, प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग का ही। ठीक है? अब हम आपके डाउट ले लेते हैं, अगर आपको कोई डाउट है, तो आप एक-एक करके पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी, बताएँ। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जैसे कोई सिमिलर पंक्तियाँ हैं जैसे इससे मिलती-जुलती चीज़, तो वो भाव विस्तार के जो बीच वाले पैराग्राफ तो उसी में लिखना सही रहेगा ना? जैसे कि लास्ट में सार के साथ लिखना तो ठीक नहीं रहेगा? दोनों जगह पे लिख सकते हैं आप। देखिए, अगर आपको लगता है कि निष्कर्ष के लिए आपके पास कंटेंट है, ठीक है? निष्कर्ष आप अच्छा लिख सकते हैं। देखिए, अब जब लिखोगे ना, तो उसी समय आपको पता चल जाता है 1, 2, 4 पंक्तियाँ शुरुआत में लिखने के बाद कि निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है इसमें। अगर आपके पास निष्कर्ष के लिए कुछ अच्छा कंटेंट है, तब तो उसको आप बीच विषय वस्तु में यूज़ कर लीजिए। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि आप निष्कर्ष को प्रभावी नहीं बना पाएँगे, क्योंकि देखिए, परिचय और निष्कर्ष का प्रभावी होना इसलिए आवश्यक है कि एग्जामिनर एक बार को मुख्य विषय वस्तु को हो सकता है इग्नोर कर दे, लेकिन आरंभ और अंत दोनों हिस्से ज़रूर पढ़ेगा। ठीक है? तो दोनों का प्रभावी होना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि निष्कर्ष को प्रभावी नहीं बना पाएँगे, तो सिमिलर जो उद्धरण है उसको निष्कर्ष के लिए बचा के रखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके सर। और एक ये इंग्लिश में लिखना सर मतलब नेगेटिव तो नहीं जाएगा? नहीं, नहीं, कोई इश्यू नहीं है। आप कोट कर सकते हैं। देखिए, कोट के लेवल पे ही होता है, किसी भी लैंग्वेज में आप कोट कर सकते हैं। बस उसको थोड़ा-सा बता दीजिए, उसका अर्थ बता दीजिए। ओके सर, थैंक यू।
ठीक है, और किसी का कोई डाउट पल्लवन लेखन को लेकर के? चलिए ठीक है, फिर अब किसी का कोई डाउट नहीं है तो सेशन का एंड करते हैं। कल निबंध का सेशन रहेगा। निबंध में हम इसी चीज के बारे में स्ट्रक्चरिंग, प्रेजेंटेशन और सबसे इम्पोर्टेंट कि निबंध को अप्रोच कैसे करना है, किस तरीके से लिखना है हमें निबंध को। किसी भी टॉपिक को रैंडम टॉपिक लेंगे हम, रैंडम टॉपिक्स पे किस तरीके से आपको रफ वर्क करके फ्लो चार्ट बना के पूरी दिशा दशा देनी है, उन सारी चीजों के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। कल का सेशन अवश्य ज्वाइन करें आप सभी, ठीक है? ठीक है, फिर सेशन एंड करते हैं, किसी का डाउट नहीं है तो। गुड नाइट टू ऑल।